शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ अतीत में दबे पांव, जिसको लिखा है ओम थानवी जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। अब गढ़ी मतलब होता है गढ़ के ठीक पीछे। माधव स्वरूप कौन है? तो माधव स्वरूप वत्स एक भारतीय पुरातत्वविद और संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने 1950 से 1954 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कार्य किया। पंडित वत्स विशेष रूप से मोहनजोदड़ो में खुदाई के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। मतलब यहाँ एक कारखाना भी है जिसमें रंगरेज का कार्य होता है, अर्थात कपड़ा रंगने का कार्य होता है, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। मतलब यहाँ भी अर्थात मोहनजोदड़ो के समय में भी रंगाई का कार्य होता है और इसका प्रमाण है गोल उभरे हुए गड्ढे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी छोटी सड़क की तरफ। सब 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। मतलब प्रत्येक घरों के साथ स्नान घर है। तो कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का समय अर्थात उस प्राचीन काल में भी कितने लोग आधुनिकता के साथ जीवन जिए होंगे कि सबके लिए अलग से स्नान के घर हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। मतलब कुओं का जो प्रयोग है सामूहिक रूप से होता रहा है। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे, अर्थात श्रमिकों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चकोर या आयताकार हो। मतलब कुएं यदि गोल हैं तो बाकी सब चकोर हैं या फिर आयताकार स्थिति में हैं। जैसे नगर की योजना हो गई, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल। अब चौपड़ का खेल क्या होता है? महाभारत के समय में खेली जाती रही है। चौपड़ का खेल क्रास और सर्कल बोर्ड गेम है जो भारत में खेले जाने वाले पचीसी के समान है। गोटियां अर्थात लूडो, तौलने के बाट आदि सब कैसे रहे हैं? या तो चकोर या फिर आयताकार। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। मतलब आश्चर्य होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। मतलब उस समय भी रहने वाले जो जनसंख्या है ज्यादा रहे होंगे। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली अर्थात भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। तो ये नृतत्व शास्त्री क्या होता है? मानव शास्त्र या नृविज्ञान के नाम से भी इसको बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव जेनेटिक्स, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी, अर्थात लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, जो कालांतर में नष्ट हो गई होगी। कालांतर मतलब बाद में नष्ट हो गई होगी। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। मतलब नीचे भी रहते होंगे, ऊपर भी। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी अर्थात
तंग सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं, मतलब पैर रखने का जो स्थान होता है वह ऊंचा होता है। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। मतलब वहां पर अनुमान लगाया गया कि जो मोहनजोदड़ो हैं उनके घरों में न तो खिड़कियां हैं न दरवाजे। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है, मतलब सहूलियत होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मुहरों के पशु याद हो आए, मतलब उन मुहरों में जो पशु के चिन्ह होते हैं वो याद आ गए। शेर, हाथी या गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। मतलब वह जो सिंधु घाटी थी, क्या यहाँ पर ऐसे पशु नहीं रहे होंगे? क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी सिरिन रत्नागर, मतलब पुरातत्व शास्त्री हैं सिरिन रत्नागर, का मानना है कि सिंधुवासी कुओं में सिंचाई कर लेते थे। कुओं में भी, कुओं के माध्यम से भी सिंचाई किया करते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब सिरिन रत्नागर का तो ऐसा मानना है, परंतु उसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई? मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। अगर कोई घर सूना है तो वहाँ हवा की जो लय है ज़्यादा सुनाई देती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, घर का एक संस्कारमय आकार होता है। मतलब घर किसको बोलते हैं? घर में एक परिवार होती है, उनका एक अलग से संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों न हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। मतलब एक व्यक्ति के जो कि हमको जानता नहीं है, उसके घर में उसको बिना बताए घुसने से जिस भाव का बोध होता है, ऐसा ही अपराध बोध मानो हो रहा हो। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ सब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी थी कि मिट्टी में इंच इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। मतलब मोहनजोदड़ो की जो खोज है कितनी कठिनाई से हुई है, और इसको देखने के बाद आप उस जमाने की याद भी कर सकते हैं। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका।
मतलब वहाँ भी राजस्थान की याद आती रही। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध, गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। अब ये कुलधरा क्या है? कुलधरा एक श्रापित गांव है जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मणों के कई परिवार रहते थे, पर एक घटना के चलते इस गांव को रातों रात यहाँ के ब्राह्मणों ने खाली कर दिया और जाते जाते यह श्राप दिया कि यह गांव कभी आबाद न हो पाएगा। तो यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है कुलधरा। उस खूबसूरती में उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। कोई 150 पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। दरवाजे और जो सामान है उसको पीछे उठा करके ले गए। घर खंडहर हो गए, पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। मतलब अभी भी वहाँ ताजगी है। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान की ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कुची, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का विशद प्रबंध छपवाया। तो प्रबंध कहने पर जिसमें जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख रहता है, उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया, मतलब प्रकट किया। उन्होंने सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। मतलब उन बैलगाड़ियों में जीप के जो पहिए निकाल दिए गए रहते हैं उसको लगा दिए जाते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी गाड़ी नहीं का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान का जहाज कहने पर ऊंट से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया। मेजबान कहने पर वह व्यक्ति जिसके यहाँ अतिथि परदेश में जाकर ठहरता है उसको मेजबान कहते हैं। तो हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है, अर्थात वहाँ का संग्रहालय देखना बाकी है। खंडहरों से निकले हम साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। मतलब एक कस्बाई कहने पर नगर से छोटी और गांव से बड़ी बस्ती, तो उस इलाके की स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं।
यों अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।